आप सभी को इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर NS शिवानी आप लोगों के लिए जो अभी बिहार में जाति जनगणना होने जा रहा है उससे संबंधित मैंने सोचा कि एक प्रेजेंटेशन पेश करूं जिससे आप लोगों को सही जानकारी हो सके और जिससे हमारे परगणक पर्यवेक्षक और जो भी चार्ज ऑफिसर वगैरह हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचे और उसमें अगर किसी की तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसका सहारा लिया जा सके। दूसरा पर्पज़ ये भी है कि जो भी हमारे आम जन हैं उनको भी ये जानकारी रहनी चाहिए कि उनका जाति का कोड क्या है और ये सर्वेक्षण किस लिए किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अब हमें स्टार्ट करें। बिहार जाति आधारित जनगणना द्वितीय चरण जो 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पहला अगर हम देखें तो ये हमारे एक प्रेजेंटेशन के रूप में, और हमें उम्मीद है कि प्रेजेंटेशन देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे हमारा पहला है प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा। इसमें जो हम प्रेजेंटेशन के रूप में जो दिखाए हुए प्रथम चरण के आंकड़ों की प्रविष्टि और उसकी शुद्धता का विश्लेषण, द्वितीय चरण के गणना के मुख्य बिंदु और सामान्य अनुदेश, द्वितीय चरण की गणना में उत्पन्न होने वाली स्थितियां और समाधान, गणना के प्रश्न और पत्रों को भरने के अनुदेश, दोहरी गणना को रोकने के उपाय, बीजागा मोबाइल एवं पोर्टल पर प्रविष्टि, अनुश्रवण, जिला स्तरीय सपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी इस संबंध में अब आपको बताने जा रहे हैं। प्रथम चरण के आंकड़ों की प्रविष्टि। प्रथम चरण में 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक निम्न आंकड़े संक्षिप्त मकान सूची के प्रपत्र पर एकत्रित किए गए थे। जैसे इसे जो प्रपत्र जो भरा गया था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। प्रथम नियमित आवास के परिवारों के, मतलब वैसे आवास जो निर्धारित थे और जो कंस्ट्रक्टेड थे, उसमें पहला था भवन संख्या, दूसरा मकान संख्या, तीसरा परिवार का क्रम संख्या, चौथा परिवार के मुखिया का नाम, पांचवा परिवार के कुल सदस्यों की संख्या। ये सारी कार्य जो है पूर्व में की जा चुकी है। और इसका ख दूसरा जो रूप था बेघर परिवारों की संख्या। बहुत हमारे परिवारें ऐसी हैं जो बेघर हैं, कहीं झुग्गी झोपड़ी डाल के रहती हैं, उनका भी गणना किया गया था। जिसका दूसरा जो बना हुआ था परिवार के मुखिया का नाम, परिवार में सदस्यों की कुल संख्या, यही 2 मुख्य बिंदु थे उसमें। और ये जो भी आंकड़े हम प्रथम चरण में जो प्राप्त किए उसको हमने पोर्टल पे प्रविष्टि किया। और जो भी प्रविष्टि की गई है जो पोर्टल पे हम लोग सबमिट किए हुए हैं, प्रथम चरण के सभी आंकड़े बिहार जाति आधारित गणना ऐप पर लॉगिन करने पर परगणक और पर्यवेक्षक को स्वतः उपलब्ध हो जाएंगे। और जैसे लॉगिन करेंगे उसमें स्वतः उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे वो अपने मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं। इसे हम ऊपर ले जा रहे हैं। चार्ज ऑफिसर के द्वारा जो भी परगणक के द्वारा जो ब्यौरा भरा गया था प्रपत्र में, पर्यवेक्षक के माध्यम से उसे उपलब्ध करा दिया गया था चार्ज ऑफिसर ने उसे उसकी शुद्धता की जांच की और उसके बाद परगणक और पर्यवेक्षक के माध्यम से चार्ज ऑफिसर को सबमिट हुआ। फिर चार्ज ऑफिसर के द्वारा उसकी पूर्ण रूप से जांच की गई और जांच करने के बाद उसे ऊपर पोर्टल में सबमिट कर दिया। इसमें प्रथम चरण के कार्य का विश्लेषण अगर हम देखें तो गृह संख्या के निर्धारण, संक्षिप्त गृह संख्या को तैयार किए जाने का कार्य सफलतापूर्वक 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक पूर्ण कर लिया गया है। सभी जिलों से प्राप्त अंतिम आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि कुछ जिलों चार्जों में आंकड़े अनुमान के अनुरूप हैं तो कुछ जिलों में थोड़े बहुत अंतर पाए। प्रथम चरण में पूर्ण आच्छादन के उद्देश्य में
कुछ जगह पर अनुपस्थित परिवारों, अस्थायी रूप से परिवार प्रवासित परिवारों को भी संक्षिप्त मकान सूची में जगह मिल गई। अब द्वितीय चरण पे हम बात करेंगे। द्वितीय चरण जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण चरण है और ये अभी स्टार्ट होने ही वाले हैं, बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। द्वितीय चरण की गणना। इस चरण में प्रत्येक परिवार व्यक्ति की व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक आंकड़े प्रपत्र और मोबाइल ऐप दोनों के माध्यम से एकत्रित किए जाएंगे। गणना प्रपत्र में परिवार से आंकड़े लेकर उस पर परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर प्राप्त करने के उपरांत सभी आंकड़े मोबाइल ऐप में प्रविष्टि किया जाएगा। मोबाइल ऐप से यह आंकड़ा बिल्ट्रॉन के सर्वर पर एकत्रित होगा, जो बिहार जाति आधारित गणना पोर्टल पर देखा जा सके। प्राप्त आंकड़ों का प्रसंस्करण और प्रतिवेदन, ग्राफ, विवरणी आदि का निर्माण भी इसी पोर्टल से होगा। गणना प्रपत्र और मोबाइल ऐप पर प्रत्येक परिवार के लिए एक ही क्रमांक होंगे। गणना के बाद सभी प्रपत्र को स्कैन कर मोबाइल के आंकड़े से टैग कर सॉफ्ट कॉपी में रख लिया जाएगा। द्वितीय चरण में उत्पन्न होने वाली परिस्थिति, कुछ ऐसी परिस्थिति हैं जो उत्पन्न होनी है, जिसका निराकरण भी आपको ही करना है। प्रथम चरण में लिए गए आंकड़ों के हिसाब से परिवार उपलब्ध हो और सभी आवश्यक आंकड़े एकत्रित कर लिए जाए। प्रथम चरण के भवन संख्या और मकान संख्या पर अब कोई परिवार नहीं रहता। प्रथम चरण के परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई या कोई सदस्य अस्थायी रूप से प्रवासी हो गया। प्रथम चरण के परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो गया हो। प्रथम चरण के भवन संख्या और मकान संख्या में कोई नया परिवार रहने आ गया हो। प्रथम चरण के बाद कोई नया भवन मकान बन गया हो और उसमें नया परिवार रहने आ गया। अंतर के संभावित कारण, जनगणना कार्य से बेहतर कवरेज, प्रगणक, पर्यवेक्षक, चार्ज ऑफिसर एवं जिला पदाधिकारी द्वारा यह कवरेज प्रमाण पत्र दिया गया है कि क्षेत्र का संपूर्ण कवरेज किया गया है। बिहार के बाहर रहने वाले पारिवारिक व्यक्ति की गणना, कुछ परिवार व्यक्ति का एक से अधिक स्थानों पर प्रगणक, पर्यवेक्षक और चार्ज अधिकारी से यह प्रमाण पत्र लिया गया है कि किसी भी क्षेत्र या व्यक्ति का दोहरा नहीं हुआ है, परंतु संभव है कि कुछ परिवार या व्यक्ति की गणना एक से अधिक स्थानों पर हो गई है। ये इससे हम इनकार नहीं कर सकते। गणना के संबंध में कुछ सामान्य अनुदेश है। गणना, प्रत्येक गणना प्रपत्र पर गणना प्रपत्र क्रमांक और उसका बारकोड मुद्रित भरे हुए गणना प्रपत्र का स्कैन किया जाना है। तो गणना प्रपत्र को मोड़ना, रोल करना या बारकोड पर कुछ लिखा वर्जित है। बारकोड जो भी है उस पर आपको कुछ नहीं लिखना। एक गणना प्रपत्र क्रमांक पर एक परिवार के आंकड़ों का संकलन किया जाना। एक प्रपत्र पे एक ही परिवार का गणना किया जाना, एक ही परिवार का जो भी सदस्य हैं उसकी गणना होनी। परिवार से तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से अस्थायी रूप से जो एक ही रसोई से भोजन करते हैं। किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति परिवार की गणना एक से अधिक स्थानों पर नहीं की जाएगी। किसी भी हालत में एक व्यक्ति की गणना एक जगह से ज्यादा जगह पर नहीं किया जाना है, एक ही स्थान पर गणना किया जाना है। एक गणना प्रपत्र में परिवार के 15 सदस्यों के आंकड़े भरे जा सकते हैं। जो गणना प्रपत्र है उसमें हमारे 15 कॉलम बने हुए हैं। 15 तक हम उसमें परिवार सदस्यों को गणना के रूप में अंकित कर सकते हैं। यदि किसी परिवार में सदस्यों की संख्या 15 से अधिक है, उसके लिए कंटिन्यूड सीट का उपयोग किया जाएगा। कंटिन्यूड सीट आएगा जिसमें अगर 15 से ज़्यादा परिवार किसी परिवार में है, 15 से ज़्यादा सदस्य किसी परिवार में है, तो कंटिन्यूड सीट में उसकी विवरणी अंकित की जाएगी। जिला पदाधिकारी के द्वारा वैसे परिवारों की समीक्षा की जाएगी जिसमें 15 से अधिक सदस्य प्रतिवेदित। समीक्षा उपरांत ही कंटिन्यूड सीट चार्ज अधिकारी को जिला पदाधिकारी के स्तर से निर्गत किया जाएगा। सामान्य अनुदेश, द्वितीय चरण में वास्तविक गणना की जानी है। गणना स्तर पर उपलब्ध व्यक्ति परिवार की गणना की जाएगी। प्रथम चरण में लिए गए आंकड़ों के हिसाब से परिवार उपलब्ध हो और सभी आवश्यक आंकड़े एकत्रित कर लिए जाएंगे।
यदि आकस्मिक कारण से कोई व्यक्ति परिवार उपलब्ध नहीं हो तो पुनः भ्रमण किया जाएगा। अगर हम किसी स्थान पे जाते हैं और पाते हैं कि उस घर में ताला लगा हुआ है, लॉक है, कोई नहीं है, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि फिर हम दोबारा उस पे जाएं और जाके देखें। हो सकता है कोई परिवार बाहर निकला हो और शाम में लौट जाए, दूसरे दिन लौट जाए, तीसरे दिन लौट जाए, तो उसको हमें हर बार प्रयास करना है कि वो जब भी लौटे हम उसकी गणना जो भी हमारे अवधि सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है उसके अंदर हम जाएं, और अगर वो लौट जाता है तो उसकी हम गणना कर लें ताकि कोई छूटे नहीं। यदि कोई व्यक्ति परिवार अस्थायी रूप से प्रवासी हो तो मोबाइल पर यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि उसकी उनकी गणना किसी दूसरे स्थान पर नहीं हुई है, वीडियो कॉल के माध्यम से प्रश्न पूछकर प्रपत्र भरा जाए। यदि प्रथम चरण के भवन संख्या और मकान संख्या पर अब कोई परिवार नहीं रहता है तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। प्रपत्र पर परिवार यहाँ नहीं रहता है अंकित किया जाएगा। मोबाइल ऐप पे भी यहाँ भी यही विकल्प चुना जाएगा। सामान्य अनुदेश, सामान्य डायरेक्शन, जनरल डायरेक्शंस। प्रथम चरण में सर्वेक्षण किए गए किसी परिवार में यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो गई या कोई सदस्य अस्थायी रूप से प्रवासी हो गया तो उनका आंकड़ा प्रपत्र में नहीं भरा जाएगा। मोबाइल ऐप में भी प्रावधानित विकल्प चुना जाएगा। मोबाइल में है कि ये यहाँ नहीं रहते, अगर विकल्प चुनेंगे तो उसके बाद वो अपने आप क्लोज हो जाएगा, उसके आगे कुछ दौरा नहीं पाएगा। प्रथम चरण के बाद यदि किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो उसकी गणना की जाएगी। यह गणना सीधे पर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी। प्रथम चरण के भवन संख्या और मकान संख्या में कोई नया परिवार रहने आ गया हो या प्रथम चरण के बाद कोई नया भवन मकान बन गया हो और उसमें नया परिवार अस्थायी रूप से रहने आ गया हो तो उसकी गणना की जाएगी। इस परिवार के प्रथम चरण के चार्ज पदाधिकारी से संपर्क कर वहां का आंकड़ा डिलीट कराया जाए। सामान्य अनुदेश। प्रथम चरण में जिस परगणक पर्यवेक्षक द्वारा जिस गणना उपगणना ब्लॉक में कार्य किया गया है उसे बदला नहीं जाएगा। हर संभव ये प्रयास करना है कि जो गणना और उपगणना ब्लॉक है जिस परगणक और पर्यवेक्षक के द्वारा किया गया है उसी से कराया है। यदि चिकित्सकीय और अपरिहार्य कारण से हो तो जिला पदाधिकारी से लिखित स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। गणना कार्य समाप्त होने के बाद 1 जून 2023 तक चार्ज पदाधिकारी द्वारा भरे गए गणना प्रपत्र, खाली गणना प्रपत्र और चार्ज रजिस्टर की प्रति वाटर प्रूफ पैकिंग में जिला स्तर पर जमा किया जाएगा जो सामान्य प्रशासन विभाग को पहुंचाया जाएगा। वैसे गणना प्रपत्र जिसमें जाति के कॉलम अन्य भरे गए हों उनकी अलग पैकिंग की जाएगी। प्रपत्रों के भरने के संबंध में अनुदेश। जो डायरेक्शन प्रपत्र कैसे भरे जाएंगे इसके संबंध में डायरेक्शन दिए गए। प्रपत्रों को भरने हेतु काली लीड वाली बॉल पॉइंट पेन का उपयोग किया जाएगा। इंक या जेल वाली कलम किसी भी परिस्थिति में उपयोग नहीं किया जाता है। हर हाल में ब्लॉक पॉइंट पेन से ही जो गणना प्रपत्र है हमारा द्वितीय चरण के लिए उसको भरा जाना है। किसी भी हाल में किसी इंक और जेल पेन का यूज नहीं होना है। प्रपत्र देवनागरी लिपि में साफ साफ भरी जाएगी। अंकों के मामले में संशोधित अरबिक न्यूमेरल का उपयोग किया जाएगा। मतलब इस तरह से उपयोग किया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 2 3 स्ट्रेट लिखना है। उसी में 7 पे जैसे हम बीच में एक डैश के रूप में खींचते हैं वो नहीं रहेगा। 9 में जो हम नीचे से मोड़ते हैं वो नहीं रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, जिसे हम अरबिक न्यूमेरल कहते हैं। प्रपत्र इस प्रकार भरा जाएगा कि शब्द और अंक बॉक्स से अंदर बॉक्स के किनारे को बिना छुए हुए ही हो रहे। संशोधित अरबिक न्यूमेरल निम्नवत ये आपको ये दिखाया जा रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 में देखिए यहाँ पे एक बहुत बार हम लकीर भी खींचते हैं, उसको नहीं दिया जाना है। 9 में हम नीचे यहाँ पे ऐसे करते हैं, उसे नहीं दिया जाना, ये स्ट्रेट में रहना है। आपको प्रैक्टिस सीट दिया गया है जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। गणना प्रपत्र, गणना प्रपत्र के बारे में हम ये सारे बताने के बाद ही आपको इसको फिर से हम कवर कर लेंगे।
गणना प्रपत्र में अगर हम देखें यहाँ पे तो गणना प्रपत्र में लोकेशन कोड, लोकेशन विवरणी है, फिर प्रपत्र संख्या, बार कोड, राज्य, जिला का कोड, चार्ज का कोड, पंचायत का कोड, वार्ड का कोड, गन्ना ब्लॉक संख्या, उप गन्ना ब्लॉक, भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार क्रम संख्या, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, वर्तमान पता, पिन कोड, राशन कार्ड संख्या यदि निर्गत हो, परिवार के किसी पुरुष सदस्य के जाति प्रमाण पत्र क्रमांक यदि उपलब्ध हो। अगर यहाँ पे हम इस फॉर्मेट को देखें तो इस फॉर्मेट में ये प्रपत्र संख्या डाला हुआ है, जो कि आप अगर चाहें तो ये नीचे में जो भी इसका संख्या डाला है और यहाँ पे बार कोड है। अगर मोबाइल से हम इसको बार कोड को स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली ये उस पर प्रपत्र आ जाएगा। यहाँ पे हमारा है राज्य का नाम लिखा जाना है, जैसे कि हम बिहार लिख दिए। जिला कोड अगर हम पटना को देखें जैसे यहाँ पे हम जो राज्य है ये तो हमारा नंबर हो गया, प्रपत्र संख्या नंबर हो गया, संख्या हो गया। अगर हम बार कोड मोबाइल से लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें ये नंबर आ जाएगा। यहाँ पे हम राज्य का नाम डाल देंगे, जो हमारा बिहार है बिहार आ जाएगा। यहाँ जिला का कोड है, जैसे अगर हम पटना को लेते हैं तो 47 हो जाएगा। उसके आगे चार्ज कोड है, जितना हमारा चार्ज है उतना कोड अलग अलग बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं 44। इसके आगे पंचायत, अगर ये ग्रामीण क्षेत्र है तब इसको हम पंचायत का कोड डालेंगे, जो कोड ऑलरेडी उसको दिया जा चुका है, ऑलरेडी निर्धारित है। इसके आगे हम अगर ग्रामीण क्षेत्र ना देख के अगर हम शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे वार्ड का हमारा नंबर हो जाएगा। इसके आगे फिर गन्ना ब्लॉक नंबर हो जाएगा, जिसे हम 052 कर सकते हैं। उप गन्ना ब्लॉक हमारा शुरू होता है 000 से और वो अंक 65 पे भी जा सकता है, 62 पे भी जा सकता है, 37 पे भी जा सकता है। जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं 0 से, इसके आगे फिर आ जाइए तो यहाँ पे भवन संख्या हो जाता है, जो भी हम पहले से निर्धारित किए हुए हैं। ग्राम भवन का नंबरिंग पहले से किया गया है तो भवन संख्या आ जाएगा, फिर यह मकान संख्या आ जाएगा। इसके आगे जो भी परिवार है परिवार का संख्या आ जाना है। परिवार में कुल कितने सदस्य, उसमें 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, उसको कर देना है। और इसके आगे ये कॉलम अगर हम देखेंगे तो परिवार के किसी पुरुष सदस्य के जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक यदि उपलब्ध हो तो इसमें उसी की प्रविष्टि करना है। कोई भी फैमिली है उसमें मेल मेंबर्स का देखना है, अगर उसका कोई जाति प्रमाण पत्र है उसको अंकित कर देना, उसका नंबर जो भी। इसके अगर नीचे में हम जाएंगे तो यहाँ पे हम मोहल्ला गांव का नाम डालेंगे, जैसे आलमगंज पटना हो सकता है। पिन कोड हम डालेंगे, जो भी पिन नंबर उसका हो। इसके बाद इस कॉलम को अगर हम देखेंगे तो राशन कार्ड संख्या है, इसमें हम राशन कार्ड संख्या को डालेंगे यदि निर्गत है, अगर है तो। अभी जो हम फॉर्मेट दिखा रहे थे जिसपे हम आपको बता रहे थे उसकी विवरणी यहाँ पे लोकेशन विवरणी के रूप में दिया गया है कि क्या क्या है उसमें। जैसे पहला हम आपको बताया कि प्रपत्र संख्या है, दूसरा बार कोड है, राज्य का है जो स्पेस दिया गया उसमें बिहार आ जाएगा। जिला का कोड है, जो भी जिला हुआ, सिवान हुआ, पटना हुआ, नालंदा हुआ, उसका कोड आ जाएगा। चार्ज का कोड ऑलरेडी दिया गया है, चार्ज कोड फिर उसमें डाल देना है। पंचायत का कोड है अगर ग्रामीण क्षेत्र है, वार्ड का कोड अगर शहरी क्षेत्र है। गन्ना ब्लॉक संख्या, उप गन्ना ब्लॉक संख्या, भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार क्रम संख्या, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, वर्तमान पता, जो भी पता है उसको डाल देना, स्पेस दिया गया है जिसपे पेन से लिखना है। पिन कोड अंकित कर देना है। राशन कार्ड अगर कोई है, अगर निर्गत हुआ है तो राशन कार्ड डाल देना है। परिवार के किसी पुरुष सदस्य के जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक, अगर किसी पुरुष सदस्य का ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत अगर दिख रहा हो, उपलब्ध हो तो उसको डाल दो।
लोकेशन ब्यूरो। प्रपत्र के इस भाग में राज्य के स्थान पर बिहार के अस्थायी निवासी के लिए बिहार भरा जाएगा, परंतु यदि व्यक्ति परिवार किसी अन्य राज्य के हों तो उनका राज्य भरा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति परिवार द्वारा अपनी जाति का नाम जाति सूची में अंकित किसी जाति से अलग बताया जाता है तो उनका मूल राज्य पूछा जाएगा। प्रपत्र के इस भाग में जिला, चार्ज, पंचायत, वार्ड, गन्ना ब्लॉक, उपगन्ना ब्लॉक का कोड भरा जाना है। ये सभी कोड निर्देशिका में दिया गया है। ये सभी कोड मोबाइल ऐप में परगना के लॉगिन के बाद उपलब्ध होंगे। मोबाइल ऐप को देखकर भी ये आंकड़े भरे जा सकते हैं। ये ऑलरेडी डायरेक्टरी वगैरह दिया गया है, जिसको देख लेना है, या मोबाइल ऐप से भी ये सारे आंकड़े उपलब्ध होंगे। यदि मोबाइल ऐप और कोड निर्देशिका के आंकड़े में कोई अंतर हो तो अधिकारी को सूचित करना चाहिए। तुरंत चार्ज, वर्तमान पता के स्थान पर मोहल्ला, टोला, रोड नंबर जैसी जानकारी ही लिखी जाएगी। यदि परिवार को राशन कार्ड निर्गत हो तो उसका नंबर अवश्य लिखा जाएगा। यदि परिवार के किसी पुरुष सदस्य के नाम से सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जातीय प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तो उसका क्रमांक भरा जाएगा। आंकड़ों का संकलन कैसे करना है उसके बारे में तफसील रूप से दिया गया है। परिवार के सदस्य का पूरा नाम, ये जो हमारा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में परिवार के जैसे पहला कॉलम अगर हम देखेंगे तो पहला है परिवार के सदस्य का पूरा नाम डालना है। उसके बाद पिता और पति का नाम भरना है। उसके बाद तीसरा अगर देखेंगे तो परिवार के प्रधान से संबंध आ जाता है। चौथा अगर हम देखेंगे तो आयु आ जाता है। पांचवा अगर हम देखें तो लिंग। छठा अगर देखें तो वैवाहिक स्थिति, मैंने विवाह हो चुका है या नहीं हो चुका है। सातवां धर्म। आठवां जाति का नाम एवं कोड। नौवां शैक्षणिक योग्यता। 10वां कार्यकलाप। 11वां आवासीय स्थिति। 12वां अस्थायी प्रवासीय स्थिति। 13वां कंप्यूटर ऑब्लिक लैपटॉप। 14वां मोटर या 15वां कृषि भूमि। 16वां आवासीय भूमि और 17वां सभी स्रोतों से मासिक आय। कुल 17 कॉलम में फॉर्मेट उपलब्ध कराए गए, जिसका ब्यौरा उसमें अंकित कर देना है और जिसका भी ढाल भरा जाएगा उसका पूरा ब्यौरा 17 अंक भरने के बाद ही दूसरा ब्यौरा स्टार्ट करना है, दूसरे सदस्य का गणना करना है। वैकल्प एवं कोड। इस भाग में कुल 17 प्रश्नों में से 15 प्रश्न के वैकल्प और कोड अंकित किए गए हैं। क्वेश्चन 8 जो हम अभी बताए हुए हैं, जाति का विकल्प तो कोड अलग से कोड निर्देशिका में दिया गया है, जहाँ से भरा जाना है। 9 शैक्षणिक योग्यता का विकल्प तो कोड अलग से कोड निर्देशिका में दिया गया है, जहाँ से भरा जाना है। परिवार के प्रधान सदस्यों से प्रश्न के संबंध में जानकारी लेकर यह स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि कौन सा विकल्प और कोड उनकी स्थिति के लिए सर्व उपयुक्त है। किसी भी प्रश्न के लिए अभिलेखीय साक्ष्य की मांग नहीं की जाएगी, बल्कि उनके शौक घोषणा पर जानकारी अंकित की जाएगी। परंतु यदि दी गई जानकारी प्रथम दृष्टया गलत लगती है तो उनका ध्यान इस ओर अवश्य दिलाया जाए। शव घोषणा एवं हस्ताक्षर। इस भाग में परिवार के प्रधान के लिए निम्न शव घोषणा मैं घोषणा करता हूँ ऑब्लिक करती हूँ कि मेरे द्वारा पूरे परिवार के संबंध में जो उपरोक्त सूचना दी गई है वह मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य है और इसमें से किसी सदस्य की गणना अन्यत्र नहीं करेगी। ये घोषणा पत्र आ जाएगा। परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर लेना है और प्रपत्र में उनका क्रम संख्या परिवार का हस्ताक्षर उनका क्रम संख्या अंकित करना है। ये नीचे दिया गया और घोषणा के बाद यदि परिवार का प्रधान साक्षर नहीं हो, पढ़ लिख नहीं सकते हो तो परगणक द्वारा प्रपत्र की प्रविष्टि उन्हें पढ़कर सुनाई जाएगी और अंगूठे का निशान दिया जाएगा। परगणक को दिनांक सहित हस्ताक्षर करना है।
पर्यवेक्षक को भी निरीक्षण के उपरांत दिनांक सहित हस्ताक्षर करना है। परिवार के प्रधान से क्या तात्पर्य? परिवार के प्रधान से तात्पर्य उस व्यक्ति, पुरुष या महिला से होता है जिसे परिवार द्वारा इस रूप में मान्यता दी जाती है। परिवार का प्रधान आमतौर पर घर के दिन प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन में मुख्य जिम्मेदारियां का वहन करता है या करती है और अपनी ओर से घरेलू मामलों में अंतिम निर्णय लेता या लेती है। जो भी परिवार का प्रधान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह घर का सबसे बुजुर्ग या सबसे अधिक कमाई करने वाला पुरुष या महिला। परिवार का प्रधान किसी भी लिंग का युवा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे गणना के समय परिवार द्वारा परगणक और पर्यवेक्षक के प्रश्नों के उत्तर देने हेतु परिवार के द्वारा इंगित किया गया। दो स्थानों पर गणना को रोकने के उपाय। बहुत जगह ये देखने को मिल रहा था शुरू में प्रथम चरण में 2 स्थानों पर, तो उसको रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। दूसरे चरण के लिए जिलों और 4 स्तर पर समीक्षात्मक बैठकों में स्थानीय स्थिति को देखते हुए गहन समीक्षा की जाएगी और इसे रोकने के उपाय भी किए जाएंगे। दूसरे चरण के प्रशिक्षण में भी दोहरी गणना को रोकने पर विशेष जोर दिया जाएगा। वास्तविक गणना प्रपत्र में परिवार के प्रधान से निम्न प्रमाण पत्र लिया जा रहा है। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा पूरे परिवार के संबंध में जो उपरोक्त सूचना दी गई है वह मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य है और इसमें से किसी सदस्य की गणना अन्यत्र नहीं कराई गई। 2 स्थानों पर गणना को रोकने के उपाय। वैसे परिवार जिनका गणना क्षेत्र या गणना क्षेत्र से बाहर एक से अधिक निवास और उसकी प्रविष्टि प्रथम चरण में हो गई है तो उनकी गणना मात्र एक निवास पर की जाएगी और अन्य निवास पर परिवार नहीं रहता है प्रपत्र पर अंकित किया जाएगा, लिखा जाएगा। मोबाइल ऐप में भी यही विकल्प चुना जाएगा। वैसे परिवार जिन्हें संक्षिप्त मकान सूची में अनुपस्थिति के बावजूद पूर्ण कवरेज के उद्देश्य से डाला गया कि द्वितीय चरण में वे उपस्थित रहेंगे, यदि वे द्वितीय चरण में अनुपस्थित हैं या अस्थायी रूप से प्रवासित हो तो परिवार नहीं रहता है प्रपत्र पर लिखा जाएगा। मोबाइल ऐप में भी यही विकल्प चुना जाएगा। यदि किसी परिवार के सदस्य का एक से अधिक स्थानों पर परिवार के द्वारा संख्या जुड़वाया गया तो परिवार से पूछकर परगणक द्वारा उसे चिन्हित किया जाएगा और उसकी गणना एक स्थान पर ही की जाएगी। यदि परिवार का कोई सदस्य अस्थायी रूप से प्रवासित तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। 2 स्थानों पर गणना को रोकने के उपाय। वास्तविक गणना प्रपत्र में प्रश्न 12 अस्थायी प्रवासीय स्थिति के अधीन निम्न विकल्प। बिहार में अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार, बिहार में अन्य स्थान पर शिक्षा, अन्य राज्य नौकरी या रोजगार, अन्य देश में नौकरी या रोजगार, अन्य राज्य में शिक्षा, अन्य देश में शिक्षा। ये इसके नंबर भी दिए हुए हैं, कोड भी दिए हुए हैं। बिहार में अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार के लिए 02, बिहार में अन्य स्थान पर शिक्षा के लिए 03, अन्य राज्य नौकरी या रोजगार के लिए 04, अन्य देश में नौकरी या रोजगार के लिए 05, अन्य राज्य में शिक्षा के लिए 06, अन्य देश में शिक्षा के लिए 07। ये हमारा कोडिंग है जिसमें हम कोड को ही भरा जा रहा है, लिखना नहीं है, कोड को डालना। यदि विकल्प कोड 2 या 3 आता है तो उस व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात कर यह बताया जाएगा कि वह अपनी गणना उसी स्थान पर करा ले। यदि परिवार द्वारा मूल स्थान पर गणना के लिए जोर दिया जाता है तो वीडियो कॉल पर पूर्ण जानकारी दी जाएगी और उन्हें सचेत किया जाएगा कि उनकी गणना दूसरे स्थान पर न हो। 2 स्थानों पर गणना को रोकने के उपाय। विकल्प 4 से 4 to 7 के अधीन परगणक पर्यवेक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि इस विकल्प के व्यक्ति से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर आंकड़े लिए जाएंगे और उन्हें सचेत किया जाएगा कि उनकी गणना दूसरी स्थान पर नहीं हो। मोबाइल ऐप और गणना पोर्टल के सर्वर पर साउंडेक्स एल्गोरिथम फोनेटिक एल्गोरिथम के माध्यम से दोहरी प्रविष्टि प्रभावी ढंग से रोकी जा सकेगी। इसका प्रावधान करने का विभागीय निर्देश दिया गया था और इसका प्रावधान कर लिया गया।
गणना कार्य में दोहरी प्रविष्टि और बाहरी व्यक्तियों के प्रविष्टि को सरकार बहुत गंभीरता से लेगी। इसलिए परगणक पर्यवेक्षक चार्ज पदाधिकारी की विशेष जिम्मेदारी है कि इसे रोका जाए। मोबाइल तकनीक से चिन्हित होने पर कार्रवाई भी हो सकती है। गणना के प्रश्न इस प्रपत्र में कॉलम 17 कॉलम है। पहला कॉलम परिवार के सदस्यों का नाम, जो हम पूर्व में भी बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन पिता और पति का नाम। तीसरा परिवार के मुखिया से संबंध, विकल्प और कोड निम्नवत। अगर मुखिया जो भी हो उसका कोड 01 होगा। वो बेटा भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है और बाबा भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है। उसका कोड हम दे देंगे वो 01 देंगे। पति पत्नी, दूसरा कॉलम में पति पत्नी, पति है, पुत्र है, पुत्री है। तो अगर पत्नी का नाम हम अंकित करते हैं मुखिया के रूप में, तो उसके बाद दूसरे कॉलम में हम पति का करेंगे, जिसके लिए पति पत्नी, पुत्री, पुत्र, ये सारा जो भी कोड है ये मुखिया से जुड़ा हुआ कोड है। अगर मुखिया का पति और पत्नी है तो 02 हो जाएगा, पुत्री है या पुत्र है तो 03, पोती नातनी, पोता नाती 04 हो जाएगा, माता पिता अगर है 05 हो जाएगा, बहन भाई है तो 06, दादा दादी नाना नानी अगर 08, सास ससुर है तो 09, पुत्र बधू है तो 07। ये सारे चीजों को दिया गया है। पुत्र वधू और दामाद के लिए भी 07, बहन और भाई के लिए 06। ठीक, गणना के प्रश्न इस प्रपत्र में 17 कॉलम। 4 में आयु वर्ष जिसे हमें लिखना है। 5 में है पुल्लिंग है तो 01, स्त्रीलिंग है तो 02, अन्य अगर है तो 03। 6 को अगर हम देखें तो वैवाहिक स्थिति, अगर विवाहित है तो 01, वर्तमान में विवाहित है तो 02, विधवा या विधुर है तो 03, संबंध विच्छेदित है तो 04, तलाकशुदा है तो 04। यहाँ पे जो ये कॉलम है ये यहाँ पे गलती से विवाहित लिखा जा चुका है, तो ये कॉलम अविवाहित के लिए है। अगर अविवाहित है तो उसका कोड है 0, वर्तमान में विवाहित है तो 02, विधवा है या विधुर है तो विडो अगर है तो 03, संबंध विच्छेदित है 04, तलाकशुदा है तो 04। संबंध विच्छेदित का मतलब होता है कि तलाक नहीं हुआ है लेकिन दोनों लोग अलग अलग रहते हैं, उसे हम 04 से उसमें अंकित करेंगे। गणना का अगर हम प्रश्न 7 को देखें, Q7 को अगर हम देखें तो इसमें धर्म है, विकल्प और कोड। जैसे आप अगर हिंदू हैं तो 01, अगर इस्लाम को मानने वाले हैं यानी कि मुसलमान तो 02, ईसाई हैं, क्रिश्चियन है तो 03, सिख हैं तो 04, बौद्ध है तो 05, जैन है तो 06, अन्य धर्म अगर कोई आप मानने वाले हैं तो 07, अगर कोई धर्म नहीं है, अथिस्ट भी लोग होते हैं, उनके लिए 0 है। गणना के प्रश्न अगर हम 8 को देखें, क्वेश्चन नंबर 8 को, जाति कोड
डायरेक्टरी के अनुसार राज्य की वर्तमान अधिसूचित संख्या के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी और आयोग की अनुशंसा के आलोक में। गणना के प्रश्न संख्या 9, शैक्षणिक स्थिति विकल्प और कोड इस प्रकार है। ये जो कॉलम है इसका डायरेक्टरी दिया गया है जिसमें शैक्षणिक स्थिति को दर्शाया गया, वहां से देखते हुए इसको अंकित करना है। कॉलम 10 को अगर देखें तो कार्यकलाप मतलब आप क्या करते हैं। इसमें अलग अलग कुल 10 कॉलम बने हुए हैं और 10 कोड बने हुए हैं, कॉलम नहीं 10 कोड बने हुए हैं। सरकारी नौकरी है तो 01, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी है 02, असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी है तो 03, स्वरोजगार है खुद सेल्फ कुछ रोजगार आप करते हैं तो 04, काश्तकार है तो 05, खेतिहर मजदूर है तो 06, निर्माण मजदूर है या कंस्ट्रक्शन में अगर आप मजदूरी करते हैं तो 07, अन्य मजदूर है 08, मिस्त्री है तो 09, अगर भिखारी है तो 010, कचरा बिनना आपका कर रहे हैं तो 011, अन्य है तो 12, विद्यार्थी है 13, गृहिणी है अगर हाउस वाइफ है या हाउस में काम करती है तो 14, अगर कुछ नहीं करते हैं तो 15। गणना के प्रश्न 11, क्वेश्चन 11 को अगर देखेंगे तो आवासीय स्थिति विकल्प और कोड इस प्रकार है। अगर आप पक्के मकान में रहते हैं तो 2 या 2 से अधिक कमरा है तो 01, पक्का मकान 1 कमरा है तो 02, खपड़ैल है 03, झोपड़ी है 04, आवासहीन है तो 05, अस्थायी प्रवास की स्थिति विकल्प और कोड इस प्रकार है। पहला हो जाएगा लागू नहीं, दूसरा बिहार में अन्य स्थान पर नौकरी है रोजगार, अगर किसी अन्य स्थान पर नौकरी रोजगार करते हैं तो 02, बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा अगर ग्रहण कर रहे हैं तो 03, बिहार के राज्य में अन्य राज्य में नौकरी या शिक्षा अगर कर रहे हैं, अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार अगर व्यापार वगैरह कर रहे हैं रोजगार कर रहे हैं तो 04, अन्य देश में नौकरी या व्यापार 05, अन्य राज्य में अगर शिक्षा ग्रहण करें तो 06, अन्य देश में अगर कर रहे हैं तो 07। फिर अब देखेंगे क्वेश्चन 13, कंप्यूटर ऑब्लिक लैपटॉप विकल्प और कोड इस प्रकार। अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर और वो इंटरनेट के साथ है तो 01, इंटरनेट के बिना है तो 02, ये गलत रूप से लिखा गया है, यहाँ पे 02 यहाँ होना चाहिए तो 2 नीचे हो गया, और आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर भी नहीं है तो 03 होना है जो यहाँ पे है, ये 0 और 2 ये गलत से आगे किस तरह से, यहाँ पे 02 और यहाँ पे 03। मोटरयान विकल्प और कोड 14 में अगर हम देखेंगे इसका भी कोडिंग किया गया है। अगर 2 पहिया है तो 01, अगर 3 पहिया है तो 02, 4 पहिया है तो 03, ट्रैक्टर है तो 04, 6 पहिया या उससे अधिक अगर आपके पास कोई गाड़ी है जो 6 पहिया उससे अधिक है तो 05, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर 06। अगर आप इसको 15 देखें, प्रपत्र में हम 15 क्वेश्चंस को देखेंगे तो कृषि भूमि से रिलेटेड, अगर आपके पास कृषि भूमि शून्य है, कुछ भी नहीं है तो 01 हो जाए, शून्य से अधिक और 50 डिसमिल तक 02, 1 एकड़ से अधिक और 1.5 एकड़ एक बार फिर हम दोहराना चाहेंगे इसको। अगर शून्य है, कृषि भवन आपके पास कुछ भी नहीं तो 01, शून्य से अधिक और 50 डिसमिल तक है तो 02,
50 डिसमिल से अधिक और 1 एकड़ तक है तो 0.3, 1 एकड़ से अधिक और 1.5 एकड़ है तक अगर है तो 0.4, 1.5 एकड़ से अधिक और 2 एकड़ तक है तो 0.5, 2 एकड़ से अधिक और 2.5 एकड़ तक है तो 0.6, 2.5 एकड़ से अधिक और 3 एकड़ तक है तो 0.7, 3 एकड़ से अधिक और 4 एकड़ तक है तो 0.8, 4 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ तक है तो 0.9, 5 एकड़ से अगर अधिक आपके पास कृषि भूमि है तो 0.10। गन्ना के प्रश्न 16 आवासीय भूमि से रिलेटेड है। अगर इसमें आप भूमिहीन है, आपके पास कोई आवास का जगह नहीं है, तो ये 0.1 हो जाएगा। अगर 5 डिसमिल तक है तो 0.2, 5 डिसमिल से 10 डिसमिल तक है तो 0.3, 10 डिसमिल से 15 डिसमिल तक है तो 0.4, 15 डिसमिल से अधिक अगर 20 डिसमिल तक है तो 0.5, 20 डिसमिल से अधिक अगर है तो 0.6, बहुमंजिला इमारत में फ्लैट वगैरह है अगर 0.7। गन्ना के प्रश्न संख्या 17 सभी स्रोतों से मासिक आय, इसमें आय को दर्शाना है। कार्यकलाप कोड 1 से 12 तक। इसमें जिस व्यक्ति का हम ब्यौरा लेंगे, जैसे मान लीजिए हम मुखिया का ब्यौरा लेते हैं, कोई भी हो, रमेश कुमार, अगर उसका हम लेते हैं तो उसका ब्यौरा, उसके नाम पे कितनी जमीन है या कितने उसको मासिक आय, कितने आवासीय भूमि है, उसके कॉलम में हम दर्शाएंगे। दूसरे व्यक्ति का अगर उनका पुत्र कोई है सुरेश कुमार, तो उनका अगर हम लेंगे तो उनका हम दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पिता जो है रमेश कुमार, और रमेश कुमार के नाम पे ही जमीन है, तो हम उन्हीं के कॉलम में दबाएंगे। अगर सुरेश कुमार के नाम पे कोई भूमि नहीं है तो उनके नाम के सामने हम उसके शून्य करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कॉलम 17 में देखेंगे, क्वेश्चन 17 में, तो यहाँ पे मासिक आय को दर्शाता है, जिसको कोड दिया गया है, जिसको उसमें प्रपत्र में भरा जाना है। रुपये 0 से अधिक और रुपये 6,000 तक अगर कोई कमाता है तो 0, 6,000 से अधिक और 10,000 तक किसी का आमदनी है तो 0, 10,000 से अधिक अगर 20,000 तक आमदनी है तो 0.3, 20,000 से 30,000 तक है तो 0.4, 30,000 से 40,000 तक है तो 0.5, 40,000 से 50,000 तक है तो 0.5, 0.6, अगर 50,000 से अधिक है तो 0.7। ये हम आपको पूरे डिटेल में जो भी प्रपत्र कैसे भरे जाते हैं और हमारे साथ में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, उसे हम कैसे निपटेंगे, इसके बारे में बताया। और ये अब हम यहाँ पे इसके आगे और कुछ चीज़ें हैं जिसे हम आपको बताना चाहेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकेशन कोड है, जिसे आप देख सकते हैं, पूरे जिले का है, बिहार में जिला है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पटना जिला को डिस्ट्रिक्ट कोड इसका 27 है। इसमें नेम ऑफ चार्ज अगर देख लें तो अथमल गोलागर 01, नेम ऑफ पंचायत उनका दिया हुआ है, कितने पंचायत है, पंचायत कोड दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वार्ड दिया हुआ है। अगर हम इसी को और नीचे जाके यहाँ पे देखें, इसमें अगर हम नगर निगम को देखना चाहें तो प्रश्न संख्या 3 जो है परिवार के प्रधान से संपर्क, इसमें थोड़ा स्पष्ट रूप से दिया गया है, ये जो डायरेक्टिव के रूप में इसमें प्रकाशित भी है, तो इससे आप इसको देख कर भी आप प्रपत्र भरने में सहयोग ले सकते हैं। यहाँ लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग,
वैवाहिक स्थिति यहाँ पे अविवाहित लिखा हुआ, उसमें किसी थोड़ी सी गलती हो गई थी, विवाहित लिख दिया। अविवाहित का 0 कोड, ये आपका धर्म का है, कोड ही यहाँ पे किया गया है। टोटल 8 कोड है इसमें। ये जाति का है, इस जाति को आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारी कोडिंग किया गया है जो भी जातियां हैं हमारे। तुरहा, तूरी, थारू, दांगी, त्योहार, धान, प्रधान, पान, इससे भी आप फायदा ले सकते हैं, इससे भी आप देखकर प्रपत्र को भर सकते हैं, इससे बहुत फायदा होगा। कुल इसमें 215 दिखाया गया है। कोई जातियां 214 है और 91 है। अगर इसमें आपको उस जाति का जिक्र नहीं मिलता है तो फिर 215 भरे जाने और अपने चार्ज ऑफिसर और जिला प्राधिकारी को सूचित करना। शैक्षणिक योग्यता आपका दिया गया है, ये भी डायरेक्टिव है, क्योंकि अगर आप पूर्व प्राथमिक यानी अशिक्षित तो 00 कोड हो गया, कक्षा 1 है तो 01, कक्षा 2 है तो 02, कक्षा 3 है तो 3, 4 है तो 04, 5 है तो 05, 6 है तो 06, 7 है तो 07, 8 है तो 08, 9 तक अगर आप पढ़े हुए हैं तो 09, 10वीं पास है तो 010, 10वीं पास है तो 10, 11वीं अगर है आप तो 11, 12वीं पास है तो 12, ITI अगर आप किए हुए हैं तो 13, डिप्लोमा अभियंत्रण किए हुए हैं, ये डिप्लोमा इंजीनियर है तो 14, डिप्लोमा प्रबंधन है 15, डिप्लोमा फार्मेसी है तो 16, डिप्लोमा अगर किए हुए हैं शिक्षा वगैरह का, DLED वगैरह आपको लगता है वही होगा तो 17, डिप्लोमा कृषि और उससे संबंधित विषय है तो 18, डिप्लोमा अन्य अगर है इससे अलग विषय है तो 19, स्नातक अगर कला और सामाजिक विज्ञान में किए हुए तो 20, स्नातक अगर विज्ञान में किए हुए तो 21, स्नातक वाणिज्य में अगर किए हुए कॉमर्स से किए हुए अगर ग्रेजुएशन तो 22, स्नातक अगर इंजीनियरिंग किए हुए हैं 23, स्नातक भाषा में अगर किए हुए हैं तो 24, स्नातक चिकित्सा विज्ञान में किए हुए हैं तो 25, स्नातक शिक्षा अगर किए हुए हैं 26, ग्रेजुएशन अगर आप प्रबंधन में किए हुए हैं तो 27, मैनेजमेंट किए हुए हैं तो MBA किए हुए हैं तो 27, अगर आप LLB किए हुए हैं, स्नातक विधि में किए हुए हैं तो 28, स्नातक कृषि उससे संबंधित विषय में किए हुए हैं तो 29, स्नातक किसी अन्य विषय में किए हुए तो 30, उसके बाद अगर आप MA किए हुए कला और सामाजिक विज्ञान में 31, MA अगर विज्ञान में किए हुए हैं साइंस में 32, MA अगर कॉमर्स में किए हुए MCOM किए हुए हैं तो 33, अगर आप इंजीनियरिंग अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो 34, अगर आप भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट है 35, अगर आप PG किए हुए हैं साइंस मेडिकल साइंस में 36, शिक्षा में अगर किए हुए हैं MAD यानी कि आप कह सकते हैं उसे 37, अगर आप PG किए हुए स्नातकोत्तर अगर आप प्रबंधन में किए हुए 38, LLM किए हुए 39, कृषि या उससे संबंधित किसी विषय में अगर आप MA किए हुए हैं 40, अगर अन्य में किए हुए हैं MA 41, डॉक्टरेट अगर किए हुए आप कला में सामाजिक विज्ञान में 42, डॉक्टरेट अगर आप विज्ञान में किए हुए तो 43, डॉक्टरेट अगर आप वाणिज्य में किए हुए तो 44, डॉक्टरेट अगर आप अभियांत्रिकी में अगर किए हुए तो 45, जैसे अगर हमको देख लें तो मैंने PhD किया है तो अगर हमारे कॉलम को अगर आप भरने जा रहे हैं तो मेरा डॉक्टरेट कला में है
तो आप मेरे लिए 42 कर सकते हैं। डॉक्टरेट अगर भाषा में किए हुए तो 46। और मेरा अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम डॉक्टरेट कला में ना करके भाषा में किए हुए तो मेरे लिए 46 होना चाहिए, 40 होगा मेरा। डायरेक्टरेट चिकित्सा विज्ञान में अगर किए हुए हैं 47। डायरेक्टरेट अगर आप शिक्षा में किए हैं तो 48। डॉक्टरेट अगर आप प्रबंधन में किए हैं 49। डॉक्टरेट आप विधि में किए हुए तो 50। डॉक्टरेट अगर कृषि और उससे संबंधित विषय में किए हुए तो 51। डॉक्टरेट किसी अन्य विषय में किए हुए तो 52। अगर आप सीए किए हुए तो 53। कुल अगर शिक्षा को हम देखें तो हमारे डायरेक्टरी में 53 कोड दिया गया। इसी में से हमको शिक्षा के कॉलम में अंकित कर देना। कार्यकलाप का भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसे भी आप एक झलक देख सकते हैं। सरकारी नौकरी अगर करते हैं तो 0। संगठित क्षेत्र में अगर प्राइवेट नौकरी करते हैं तो 02। असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी करते हैं तो 03। स्वरोजगार कर रहे हैं तो 04। कृषक या काश्तकार है तो 05। खेतिहर मजदूर है तो 06। निर्माण मजदूर है तो 07। अन्य मजदूर है तो 08। मिस्त्री अगर हैं आप तो 09। भिखारी हैं तो 10। कचड़ा है बिन अगर आप रहे हैं तो 11। अन्य है तो 12। विद्यार्थी हैं 13। गृहिणी है तो 14। कुछ नहीं अगर है 15। आवासीय स्थिति यहाँ पे देख सकते हैं, जो पूर्व में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर इसको हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जैसे पक्का मकान 2 या 2 से अधिक अगर कमरा है तो 01। पक्का मकान 1 कमरा है तो 02। खपड़ैल या टीन का छत है तो 03। झोपड़ी है तो 04। आवासहीन है तो 05। अस्थायी प्रवासी स्थिति अगर है तो ये आप कोड में से लेके भर सकते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप से जो भी संबंधित अगर यहाँ पे जो कॉलम बने हुए हैं उसमें इनसे आप लेके भर लीजिए। मोटर यान का यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे 2 पहिया है तो 01। 3 पहिया है तो 02। 4 पहिया है तो 03। ट्रैक्टर है तो 04। 6 पहिया है तो 05। कुछ नहीं है तो 06। इससे आप फायदा ले सकते हैं। पूरा बना हुआ है इसमें कृषि भूमि का भी दिया हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं। आवासीय भूमि का दिया हुआ है, आवासीय भूमि में उसका विवरण दिया हुआ है और उसका कोड दिया हुआ है। इसको आप देखते हुए अपना फॉर्मेट को भरने में काफी फायदा उठा सकते हैं। सभी स्रोतों से मासिक आय का दिया हुआ है, इसे आप देख के अपना काम चला सकते हैं और भर सकते हैं। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। इसी के साथ बिहार जाति आधारित गणना 2022 बिहार सरकार के द्वारा जो चलाई शुरू होनी है, उससे संबंधित मैंने ये वीडियो बनाया और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। और इससे फ़ायदा ये है कि अगर आम जन तक भी अगर वीडियो जाता है और आम जन को भी अगर जानकारी होती है इसकी, तो जो भी हमारे परगणक जाएंगे उन तक, तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बार कन्फ्यूज़न अगर होता है तो हमारी आम जन से भी वो फ़ायदा ले सकते हैं, आम जन के द्वारा भी बताया जा सकता है, कन्फ्यूज़न दूर किया जा सकता है। इसलिए वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है कि हमारा परगणक, पर्यवेक्षक, चार्ज ऑफिसर और जो भी ऑफिसर्स और जो भी कर्मी इसमें जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और हमारे आम जन को भी इससे जानकारी प्राप्त हो, ताकि वो सहूलत भी होगी जो भी हमारे परगणक उन तक जाएंगे उनको बताने में और उनको समझाने में, या और इस तरह की किसी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं रहे। इसीलिए इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।